नमस्कार, 22 जिले 22 खबर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करते हैं भिवानी जिले से, जहां पर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा है कि किसान आंदोलन ने अब विकराल रूप ले लिया है। ऐसे में सरकार के सामने अपनी गलती मानते हुए तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं है। अभय चौटाला से बात की हमारे संवाददाता रवि जांगड़ा ने। वरिष्ठ इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला जी हमारे साथ हैं। लगातार धरनों को भी समर्थन दे रहे हैं। वो शख्सियत जिसने सबसे पहले विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिया था किसान आंदोलन के चलते। अभय सिंह जी से बात करेंगे आखिर किस दिशा में आंदोलन अब जा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह से धरनों को उनके द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। अभय जी, किस तरह से अब आंदोलन की अगर बात करें, आपने खुद बताया कि महीनों तक चल सकता है, आंदोलन कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? सरकार ने इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाए, कई साजिश रची, योजनाएं बनाई, लेकिन सरकार विफल होगी। अब ये आंदोलन हर रोज़ मजबूत होता जा रहा है। आपने खुद देखा है कि टिकैत साहब को अलग अलग जगह पे बुला के महापंचायतें करके किस तरह का समर्थन दे रहे हैं। 24 घंटे पहले जिस आंदोलन को ये ख़त्म करना चाहते हैं, वो आंदोलन विकराल रूप धारण कर रहे हैं और सरकार को 100% किसान की बात को मानना पड़ेगा, अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी और नए सिरे से अच्छे कानून बना करके किसान को कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया जाए, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। 24 घंटे पहले चौधरी साहब इधर एक महापंचायत आयोजित की गई थी। उस महापंचायत में विभिन्न वक्ताओं ने एक ही बात कही थी कि आंदोलन को खापों के सहयोग से, किसान नेताओं के सहयोग से आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन महम के विधायक ने कहा था कि अभय सिंह चौटाला, क्या दूसरे लोगों के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? दिल्ली के घेराव की उनके द्वारा बात कही गई थी कि अनाज, फल, सब्जियाँ ये बंद की जानी चाहिए। कुछ एक लोग जो है ना, कईयों की पोटी छोटी होती है तो छोटी बात करते हैं। आप ये मान के चलो, ये आंदोलन जीतेगा। जाहिर तौर पर आंदोलन जीतेगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं कि अमेंडमेंट के लिए तैयार है पूरी तरह से। प्रधानमंत्री वापिस ही ले लेना, कहनी क्यों पड़े कोई बात। दिल्ली के जो बंद की बात कही गई सर, उसका आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उस बात से कि दिल्ली में जो है फल, सब्जियां, दूध इत्यादि की सप्लाई बंद कर दे तो दबाव बनेगा? अगर किसान को तंग करोगे तो वो फल सब्जी नहीं, गेहूं भी देना बंद कर देगा, धान उगाना बंद कर देगा, कहाँ से लाओगे? एक आखिरी सवाल, कमेटियां बनाने की आपने बात कही है, इनेलो के लेवल पर कमेटियां बनाई जाएंगी या किसान संगठनों के लेवल पर? गांव के लेवल पे गांव के लोग कमेटी बनाएंगे। ये राजनीतिक आंदोलन थोड़ा ही है, ये आम आदमी का है, तो इसलिए आम आदमी ही कमेटी बनाएंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। अभय सिंह चौटाला इनेलो नेता, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी को गांव स्तर पर जो है जाकर कमेटियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आंदोलन अब लंबा चलने वाला है। आंदोलन 10-20 दिन, महीनों नहीं चलेगा, बल्कि लंबा चलेगा और इसके लिए गांव स्तर पर कमेटियां बनाई जाएं और वो कमेटियां ना केवल धरनों का नेतृत्व करें, धरनों पर जाएं, बल्कि बारी बारी से बॉर्डर्स पर जहाँ जहाँ किसान बैठे हैं धरनों पर, वहाँ भी जाएँ। साथ ही एक बात और भी कही गई है कि अमेंडमेंट की बात को छोड़ दें प्रधानमंत्री और इसमें पूरी तरह से इसको विड्रॉ ही कर लें, तभी अच्छा रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। और वहीं कैथल पहुंचे बीजेपी सांसद नायब सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की खुशहाली के लिए काम कर रही है। वर्तमान में 6 साल की अपेक्षा 1.5 गुना तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की बढ़ोतरी हुई है। 2014 में कृषि का आवंटित बजट 21,933 करोड़ रुपए था, जो अब 5.5 गुना बढ़ोतरी के साथ 1,23,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिए किसान क्रेडिट योजना के तहत ऋण मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना है, न कि उसका नुकसान करना है। कांग्रेस द्वारा बनाए गए एक्ट में किसान के जेल जाने और जुर्माने के प्रावधान को नए कृषि कानून में हटाया गया है। विपक्ष का जब शासन था तो उस समय तो किसान के हित में तो कुछ किया नहीं। स्वतंत्रता के बाद से कांग्रेस का 55 साल तक का शासन रहा, इसके बावजूद स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। कांग्रेस ने हमेशा किसान की जेब को खाली करवाने का काम किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी किसानों के हित में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 6 वर्षों के अंदर जो किसान की मजबूती के लिए, कि उसकी आय बढ़े, किसान मजबूत हो, किसान खुशहाल हो, उसके लिए जो कार्य किए हैं, मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा।
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 1.5 गुना एमएसपी बढ़ाया है। 2013-14 में 1310, 1400 रुपये प्रति क्विंटल वो धान और गेहूं का वो भाव था, और 2020-21 के अंदर ये बढ़ करके 1868 रुपये और 1975 रुपये वो। और वहीं सिरसा पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉल की दूरी वाले बयान पर निशाना साधा, जिसमें प्रधानमंत्री ने किसानों से कहा था कि किसान अगर सरकार के प्रस्ताव को मानते हैं तो वो कॉल करें। उन्होंने कहा कि इतने दिन पहले प्रधानमंत्री ने बयान दिया था, किसान दिल्ली में बैठे हैं, अगर बातचीत करनी है तो किसानों को बुला लें। उन्होंने कहा कि 12 दौर की बातचीत हो गई है, लेकिन सरकार ने कोई हल नहीं निकाला। चढ़ूनी ने एक बार फिर से दोहराया है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे किसान नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तक 200 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई है, लेकिन सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है। अब ना तो मोदी जी मान रहे हैं ना हम मान रहे हैं। हम तो ये कहते हैं जब तक मानेंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि जब तक ये शांतिपूर्वक चलाएंगे तब तक तो हम मानेंगे नहीं। तो ये है, आज तक करीब 200 लाशें हमारे किसानों की जा चुकी हैं। आज भी एक किसान सवेरे फिर डेथ होगी, कल एक किसान फांसी ले गया। तो लेकिन सरकार अभी तक हठधर्मी पे अड़ी हुई है और किसी तरह की जो है वो नहीं मानने पे राजी है। लेकिन किसान जो है वो पूरे देश में जागृत हो चुका है, और जब तक नहीं मानेंगे उठने वाले हैं। और वहीं कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने मौजूदा सरकार को अति संवेदनहीन सरकार करार दिया है। जगबीर मलिक किसान पिछले 75 दिनों से 3 कृषि कानूनों को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार के किसी भी नेता या मंत्री ने कोई सद्भावना का शब्द या कोई आश्वासन किसानों को नहीं दिया। किसान कृषि आंदोलन के दौरान किसानों की मौत पर भी जगबीर मलिक ने कहा कि सरकार तुरंत प्रभाव से आंदोलन में मरने वाले किसानों के लिए एक सरकारी नौकरी और उनके परिवार को उचित आर्थिक सहायता राशि दे, ताकि वो अपने परिवार का गुजारा चला सकें। जगबीर मलिक ने तीनों कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि अगर ये तीनों कानून इतने ही अच्छे होते तो आज देश का किसान सड़कों पर नहीं होता। इन कानूनों के लागू होने से आम लोगों की दिनचर्या पर असर पड़ेगा और हर चीज महंगी हो जाएगी। जगबीर मलिक ने तीनों कृषि कानूनों को सरकार से रद्द करने की मांग की है। और वहीं किसान आंदोलन में शामिल हुए गांव बैंसी के 28 वर्षीय युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। परिवार के सदस्यों के मुताबिक 5 फरवरी को टीकरी बॉर्डर पर ट्रॉली से लकड़ी उतारते समय गिरने से युवक घायल हो गया था, जिसके बाद किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। और वहीं अंबाला छावनी के सदर थाने में हरियाणा पुलिस के डीआईजी अशोक कुमार के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। डीआईजी अशोक कुमार पर जो आरोप लगे हैं वो हैरान कर देने वाले हैं। डीआईजी पर लगे आरोपों को हम हैरान करने वाला इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डीआईजी अशोक कुमार पर आरोप किसी और ने नहीं बल्कि हरियाणा के कद्दावर मंत्री अनिल विज के भाई ने लगाए हैं। दरअसल गृह मंत्री अनिल विज के भाई कपिल ने एक शिकायत पुलिस को सौंपी है, जिसमें डीआईजी और मौजूदा एसपी विजिलेंस अंबाला पर उनके साथ अभद्रता करने, अश्लील इशारे करने और जान से मार देने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। कल हुए इस मामले के बाद से डीआईजी अशोक कुमार फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस की आधा दर्जन टीमें जगह जगह पर छापेमारी कर रही हैं। देखिए, हमारे पास कल थाना में एक कपिल विज जी द्वारा एक लिखित शिकायत थाना में पेश करी गई थी, जिसके आधार पर हमने कार्रवाई करी है। किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है? देखिए, जो भी उनके द्वारा हमारे को शिकायत थाना में दी गई थी, जो उसके कंटेंट्स हैं उनके आधार पर जो धाराएं उन पर लगती थी उनके अनुसार हमने कार्रवाई की है। सर कुछ टीमें भी गठित की गई? हाँ, देखिए, हमारे इसमें इन्वेस्टिगेशन में और उनको राउंड अप करने के लिए 5 से 6 टीमों का गठन किया गया जो अपना काम कर रही है। किसके खिलाफ? नहीं, अशोक कुमार जी हैं हमारे, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। और वहीं पानीपत में खटीक बस्ती में पुरानी रंजिश के चलते 22 साल के युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। हत्या के पीछे की वजह बच्चों को लेकर कोई पुराना झगड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक 22 साल का गुरमीत सिंह खटीक बस्ती में अपने मामा के घर आया हुआ था। पुलिस ने 5 लोगों पर हत्या का केस दर्ज किया है।
और वहीं चरखी दादरी में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महेंद्रगढ़ चुंगी के पास कार सवार बदमाशों ने युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं करनाल के संगोया गांव के रहने वाले सुखदेव सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड के दौरान उपद्रव फैलाने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी पर 50,000 का इनाम रखा था। आरोपी के परिजनों ने सुखदेव को निर्दोष बताया। और वहीं पुनाना थाना क्षेत्र के लोहिगा कला गांव में उजीना ड्रेन के पास से एक डॉक्टर का शव बरामद हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक मृतक की शिनाख्त जयपुर के रहने वाले सुमेर खां के तौर पर हुई है। लाडमका गांव में सुमेर खां अपने रिश्तेदारों के यहां पर आया हुआ था। पेशे से वेटरनरी डॉक्टर था। मौत की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो पाया है। और वहीं महेंद्रगढ़ बार एसोसिएशन के सदस्य 2 महीने से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, जिसको देखते हुए पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने कहा है कि मैं बार का समर्थन करता हूं। उनकी मांग को पूरा करवाने की हर संभव कोशिश की जाएगी। 2019 में भी महेंद्रगढ़ बार ने आंदोलन किया था। बाद में उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वो फैमिली कोर्ट में अवश्य ये मामला उठाएंगे। आश्वासन के 72 घंटे के बाद फैमिली कोर्ट का लेटर बार को सौंप दिया गया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी के ही विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने महेंद्रगढ़ बार के खिलाफ नारनौल में भी संघर्ष समिति बनवाई है। साथ ही आईएमटी के बारे में उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द शुरू होगा। इसके लिए सभी तरह की कार्रवाई की जा रही है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में पिछले 25 दिनों से शमशान घाट के विरोध में बैठे ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि वजीराबाद गांव में जो पूरे जिले का शमशान घाट बनाया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। वजीराबाद की जमीन पर जहां शमशान घाट का निर्माण कार्य जिला प्रशासन की तरफ से चल रहा है, वहां आसपास घनी आबादी है, तो वहीं वजीराबाद का ये काफी रिहायशी इलाका भी है। उनके साथ जो बातें करनी है वो उसके बाद करें। इसके अलावा एक रास्ता कोर्ट भी है, क्या कमेटी की तरफ से कोर्ट की तरफ भी जाएगा? कोर्ट नहीं, अब कोर्ट का टाइम तो रहा नहीं। अब तो सरकार ही इसको हटा सकती है। सरकार से ही हम ही बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार आज तक हमारे गांव ने सरकार से लिया कुछ नहीं, दिया। और वहीं पद्म भूषण से सम्मानित सरस्वती शोध संस्थान के संस्थापक आरएसएस के 40 वर्षों तक प्रदेश प्रमुख रहे दर्शन लाल जैन का 94 साल में निधन हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर सहित विभिन्न नेताओं, विधायकों, पूर्व विधायकों ने उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके निवास स्थान पर जाकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा है कि दर्शन लाल जैन ने उनके 36 साल से संबंध थे और संघ के प्रचारक के नाते हमेशा उनका मार्गदर्शन करते रहे थे। समाज को हमेशा साथ लेकर आगे कैसे बढ़ना है इसकी कोशिश करते थे। उन्होंने कहा कि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। श्री दर्शनाथ जी जैन एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन में सादगी, विनम्रता, कभी कोई चेहरे पर तनाव हमने नहीं देखा। मेरा बहुत पुराना संबंध सन 1984 से, यानी 36 साल हो गए मेरे बाबूजी के साथ संबंध रहे हैं। संघ के प्रचारक होने के नाते उन 6 वर्षों में बहुत ही मिलना जुलना इनके साथ हमारा रहता था और निरंतर हमारा मार्गदर्शन करते थे कि किस प्रकार से अपने काम को कैसे आगे बढ़ाना, सारे समाज को साथ जोड़ते हुए कैसे आगे चलना। हमसे कोई छोटी मोटी गलती भी हो जाती थी, भूल भी हो जाती थी, तो उनको समझाते थे। जीवन के मार्गदर्शक रहे और न केवल मेरे लिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि इतने कार्यकर्ता इन्होंने अपने हाथों से बनाए हैं, सैकड़ों हजारों की संख्या में। तो मैं तो ये समझता हूँ कि समाज की क्षति तो है ही है, मेरे लिए तो व्यक्तिगत क्षति है। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और परिवार को इनके जाने की जो एक क्षति हुई है उसको सहन करने की। और वहीं गोहाना के बिलबिलान गांव में पिछले 2 साल से पीने के पानी की समस्या बनी हुई है। पानी की समस्या को दूर करने की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से मिल चुके हैं, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्या का हल नहीं हुआ।
ग्रामीणों ने गांव के सरपंच के साथ गोहाना पब्लिक हेल्थ के ऑफिस में पहुंचकर विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव के पानी की सफाई के लिए दूसरे गांव में बनी पानी की डिग्गी से सप्लाई होती थी, लेकिन अब वो भी नीचे से डैमेज होने के चलते वहां से पीने के पानी की सप्लाई नहीं हो रही है। और वहीं कोसली नेशनल हाईवे 71 पर सुबह ट्रॉले और स्कूल बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। स्कूल बस में सवार करीब 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया। हादसा इतना भयंकर था कि स्कूल बस आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दरअसल एपेक्स स्कूल की बस बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी और जैसे ही रोहड़ाई मोड़ के पास पहुंची तो साइड से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रॉला ने बस को टक्कर मार दी, जिससे बस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। दोनों ट्रक आ रहे थे, बीच में बस जा रही थी, ट्रक वाले ने टक्कर दे दी। अंकल अचानक से ही बस ऐसे टर्न होने लगी, हमको पता नहीं था, शायद उसके ब्रेक फेल हो गए और आगे ट्रक खड़ा था तो टकरा गई। सर गाड़ी के ब्रेक नहीं लगे उस टाइम पे, वहाँ पे रोडाई मोड़ था शायद, वो रोडाई मोड़ पे उसका ब्रेक नहीं लगा तो ट्रक में टकरा गई वो बस। मैंने देखा कि ज़्यादा चोट लगी, मुंगली आया, उसके एम्बुलेंस में तो सारे आ नहीं सकते थे एक टाइम पे। रोडाई मोड़ पे एपेक्स स्कूल की बस सुबह स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही थी। सामने से एक ट्रेला आ रहा था तो ट्रेला और बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें अस्पताल से मुझे पता चला है कि भाई ड्राइवर को ज़्यादा चोट है, इसके अलावा सभी बच्चे नॉर्मल हैं। लगभग अब तक रिकॉर्ड के अनुसार 7 बच्चों का बात सामने आ रही है, बाकी तो MLR प्राप्त होने के बाद ही मैं क्लियर करता हूँ। और वहीं फरीदाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण की शुरुआत हुई है। वैक्सीनेशन की शुरुआत के दौरान फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर OP सिंह, जिला उपायुक्त यशपाल यादव समेत तमाम बड़े अधिकारियों ने वैक्सीन लगवाई और इस मौके पर प्रदेश के गृह सचिव और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा भी फरीदाबाद पहुंचे। वैक्सीनेशन की ड्राइव फरीदाबाद में लगातार जारी है और ऐसे में आज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए भी शुरुआत हो चुकी है। खुद होम सेक्रेटरी और ACS हेल्थ राजीव अरोड़ा ने यहां पहुंचकर शुरुआत की है। हमारे साथ में CMO हैं डॉक्टर हरदीप सिंह पूनिया, उनसे बात कर लेते हैं। सर, अब तक हेल्थ वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन हो रही थी, लेकिन अब फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए भी शुरुआत की गई है। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं सर, कितने हैं जिनकी वैक्सीन लगनी है? देखिए, फ्रंटलाइन वर्कर्स का पहला चरण वैसे तो 4 दिन पहले हरियाणा में चालू हो चुका है और हमने भी जेल में आज तीसरा दिन है वैक्सीनेशन करते हुए। चूँकि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ भी हैं और होम भी हैं, गृह सचिव भी हैं, स्वास्थ्य सचिव भी श्री राजीव अरोड़ा जी आज हम सब का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ आए थे और उनके प्रेजेंस में आज ज़िले के सबसे बड़े पुलिस के आला अधिकारी कमिश्नर श्री OP सिंह जी ने और ज़िले के डिप्टी कमिश्नर और जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के भी कमिश्नर हैं श्री यशपाल जी ने टीका लगवा करके और ये संदेश दिया है कि टीका सुरक्षित है। और इस टीके और वहीं हरियाणा स्वास्थ्य सेवा विभाग के अतिरिक्त महानिदेशक डॉक्टर बीना सिंह ने कोरोना वैक्सीनेशन का जायजा लिया है। सबसे अधिक 80% वैक्सीनेशन के साथ फतेहाबाद नंबर 1 जिला बना है। डॉक्टर बीना सिंह ने कोविड-19 परिसर में पहुंचकर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। इस दौरान SDM नवीन कुमार, BDPO नरेंद्र और नायब तहसीलदार गोपी चंद ने कोरोना वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लिया। कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।